हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का संरक्षण होता है कहलाता है। यानी कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का संरक्षण होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि जैव प्रक्रम क्या है, तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है, या वे सारी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवों के संरक्षण में सहायक होते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उन क्रियाओं के नाम लिखे जो जीवों के अनुरक्षण में सहायक होते हैं। यानी कि जीवों के अनुरक्षण के लिए जो जो सहायक जो क्रियाएं हैं उसका नाम लिखना है। ठीक है। जैसे क्या क्या है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। यानी कि जीवों के संरक्षण के लिए यानी कि आवश्यक क्रिया क्या क्या है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। ये सारी क्रियाएं जो है वह जीवों के संरक्षण में सहायक होते हैं। ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा तो चारों का नाम नहीं देना होगा। ठीक ना। किसी एक ऑप्शन में रहेगा उसको हम लोग सही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। देखिए, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक स्वपोषण होता है और दूसरा परपोषण होता है। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। देखिए, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वपोषी कहलाते हैं। यानी कि स्वपोषी कहलाते हैं तो स्वपोषी हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि स्वपोषी कौन होते हैं? तो हरे पेड़ पौधे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि परपोषण के प्रकार एवं नाम लिखे। यानी जो परपोषण होता है उसका प्रकार और नाम लिखना है। तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण, उसके बाद सेकेंड होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणिसम पोषण। ठीक है। यानी कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? मृतजीवी पोषण। दूसरा हो जाएगा परजीवी पोषण और तीसरा हो जाएगा प्राणिसम पोषण। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मृतजीवी का उदाहरण क्या है? मृतजीवी का दूसरा नाम क्या है? तो मृतजीवी जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मृतजीवी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मृतजीवी क्या होते हैं। तो वैसे जीव जो किसी अन्य जीव जंतुओं या पेड़ पौधे के शरीर को सड़ा गला करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। तो मृतजीवी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अपघटक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे जीव जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो वे जीव जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह कहलाते हैं क्या? परपोषी कहलाते हैं। हम लोग परजीवी कहलाते हैं। यानी कि वे जीव जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। और हम लोग समझते हैं कि परजीवी क्या होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि परजीवी क्या होता है, परिभाषित करें, तो वे जीव जो किसी अन्य जीव शरीर पर, ठीक ना, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। यानी कि वे जीव जो अन्य जीव से अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करे उसे परजीवी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परजीवी के प्रकार एवं नाम लिखें। तो परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। उसका नाम क्या है? एक हो गया बाह्य परजीवी और एक हो गया आंतरिक परजीवी। तो हम लोग समझते हैं कि बाह्य परजीवी क्या होता है और आंतरिक परजीवी क्या होता है। देखिए, जो बाह्य परजीवी होता है तो वे जीव जो जीव शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे उसे परजीवी यानी बाह्य परजीवी कहते हैं। क्या? वे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर पर अस्थायी रूप से यानी कि बाहर रह करके अपना भोजन प्राप्त करे तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे जू, हमारे बाल में जो जू यानी कि उसको देहाती भाषा में क्या कहते हैं? ढील कहते हैं। उसको वो क्या होता है? बाह्य परजीवी होता है। जैसे खटमल हो गया, उसके बाद मच्छर हो गया, ये सारे जो जीव होते हैं वह मनुष्य या अन्य जीव के बाहर रहकर, ठीक ना, अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
बाह्य परजीवी कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि आंतरिक परजीवी क्या होता है। तो वे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक परजीवी या अंतः परजीवी कहते हैं। फिर से इसका डेफिनेशन समझ लीजिए कि वे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक परजीवी कहते हैं। इसके उदाहरण है गोलकृमि, होमवर्म, टेम वर्म और क्या है, एंट अमीबा इत्यादि। यानी कि ये सारी क्या होती है, अंतः परजीवी होती है, अंतः परजीवी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं हरे पेड़ पौधे के छोड़ के वो सब क्या है, परपोषी है। लेकिन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक ना, वही स्वपोषी होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं, तो हरे पेड़ पौधे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के क्या है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसका रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण या पर्णहरित के कारण होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ जाता है, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पेड़ पौधे के जो हरित लवक होते हैं, ठीक है, या क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। जो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वह कौन कौन सी तत्व की यूज करते हैं, यानी कि उपयोग करते हैं, उसी को हम लोगों को बताना है। देखिए हरे पेड़ पौधे यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक तत्व है वह है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इसके बाद हो गया जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जल को क्या कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण लिखे। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या बनता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, यानी कि जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या मुक्त होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या मुक्त होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल और ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर है ऑक्सीजन और एवं जल मुक्त होता है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O2, और जल का H2O। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पादप में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किसके द्वारा होता है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे को ही हम लोग पादप कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे में जो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है वह किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल या इसी को क्या कहते हैं, पर्णहरित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। तो अमीबा जो होते हैं अपना भोजन किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, तो कूटपाद विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी संपोषी जीव होते हैं। जो प्राणी संपोषी जीव होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, तो जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वह प्राणी संपोषी जीव होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इबुलिना, शैवाल आदि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। जो हरे पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है वह किस किस अंग द्वारा होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिस अंग द्वारा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो किसके किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा और जड़ के द्वारा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इससे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य की जो आहार नाल की लंबाई होती है वह 8 से 10 मीटर लगभग होती है। ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा, तो 8 से 10 मीटर के लगभग में दिया हुआ रहेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। देखिए जो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वह मुख गुहा से क्या होती है, आरंभ होती है, यानी स्टार्ट होती है। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य की जो मुख गुहा होती है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, 3 जोड़ी। उसका नाम क्या है? पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, कितने ग्रंथि? 3 ग्रंथि। उसका नाम क्या है? पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा क्या है? सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार की दांत पाई जाती है? तो देखिए, मनुष्य में जो दांत पाई जाती है वह 4 प्रकार की दांत पाई जाती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। ठीक है, पहला क्या होता है? कर्तनक, या इसी को क्या कहते हैं? इंसाइजर, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसाइजर। इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसके बाद दूसरा है भेदक या केनाइन। भेदक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केनाइन। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद क्या है? अग्रचवर्णक, इसको क्या कहते हैं? प्रीमोलर। इसकी संख्या कितनी होती है? 8। और लास्ट चौथा है क्या है? चवर्णक, या इसको क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, तो मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होती है। कौन कौन सी होती है? तो कर्तनक होती है, इसको इंसाइजर कहते हैं। भेदक होता है, इसी को केनाइन कहते हैं। अग्रचवर्णक होता है, इसको प्रीमोलर कहते हैं और चवर्णक को मोलर कहते हैं। देखिए, कर्तनक की संख्या कितना है? 8। भेदक की संख्या कितना है? 4। अर्धचवर्णक का संख्या कितना है? 8। और चवर्णक की संख्या कितना है? 12। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। जो मुख गुहा होता है उसका जो पिछला भाग होता है, जैसे मुख हो गया, इसका पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रसनी में 2 छिद्र पाया जाता है, उसका नाम लिखे। ग्रसनी जो होता है उसका जो उसमें कितना छिद्र पाया जाता है? 2 छिद्र पाया जाता है। उसका नाम क्या है? तो एक होता है कंठ द्वार और एक होता है निगल द्वार, यानी कि 2 छिद्र पाया जाता है, कंठ द्वार और निगल द्वार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ द्वार और निगल द्वार के आगे एक पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जो निगल द्वार होता है, ठीक है, और कंठ द्वार होता है, यानी कि निगल द्वार और कंठ द्वार यहाँ पर आता है। इसके नीचे जो एक पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स कहते हैं। यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं या सांस लेते हैं तो वही एपिग्लोटिक्स जो है, भोजन करते हैं तो निगल द्वारा उसको अंदर भेजता है, और जो सांस जब लेते हैं तो वह क्या करता है? कंठ द्वारा उसको फेफड़ा की तरफ पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह क्या करता है? निगल द्वार को बंद कर देता है, कंठ द्वार को खोल देता है, तो हम सांस नीचे चल जाती है। और जब हम लोग भोजन करते हैं तो जो एपिग्लोटिक्स होती है वह जो होता है कंठ द्वार को बंद कर देता है और निगल द्वार को खोल देता है, जिसके कारण भोजन नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि भोजन कहाँ कहाँ जाता है, कैसे पचता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली में संकुचन एवं सिकुड़न एवं फैलाव होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी के बाद भोजन जाता है ग्रास नली में। तो ग्रास नली में भोजन की पाचन नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे मुख से जो भोजन जाता है, लार, उसमें लार पूरा मिला हुआ रहता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, वह पूरा भोजन को क्या करता है? लार से एकदम चिपचिपा बना देता है। ठीक है, उसके बाद वह किसके माध्यम वहां से जाती है? कहाँ? ग्रसनी तक। ग्रसनी से वहाँ क्या करता है? एपिग्लोटिक्स हट जाता है, कंठ द्वार को बंद कर देता है। उसके बाद उसी के माध्यम से भोजन कहाँ जाती है? ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में क्या होता है? ग्रास नली में क्या है? संकुचन, सिकुड़न एवं फैलाव द्वारा भोजन को नीचे की तरफ भेजता है। ठीक ना, यानी कि जैसे जो होता है, जो ग्रास नली होता है वह इस टाइप से सिकुड़न और फैलाव करता है। ठीक है, जिसके कारण थोड़ा सा भोजन, अगर जब फैलाव करता है तो भोजन नीचे आ जाती है, फिर सिकुड़ जाती है, फिर फैलाव करता है, फिर भोजन नीचे चली जाती है। इसी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। ठीक है, ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ग्रास नली के बाद भोजन अमाशय में पहुँचता है। ठीक है, अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? अमाशय में। और अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डियक। ठीक है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है वह कार्डियक होता है, और सबसे निचली भाग क्या होता है? पायरोलिक होता है। और बीच वाली जो भाग होती है कार्डियक और पायरोलिक के बीच वाली, उसे क्या कहते हैं? फुंडलिक कहते हैं। ठीक है, तो अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। सबसे ऊपरी भाग कार्डियक, सबसे निचली भाग पायरोलिक,
और जो बीच की भाग होती है वह क्या होती है, पुंडलिक होती है, सॉरी पुंडलिक होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि इससे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में कितने प्रकार की कोशिकाओं से एंजाइम का स्राव होता है। जो अमाशय होता है उसमें जो कोशिका होता है वह कितने प्रकार का कोशिका होता है जो एंजाइम को स्रावित करता है। तो जो अमाशय में जो कोशिका होती है वह 3 प्रकार की कोशिका होती है जो एंजाइम को स्रावित करती है। पहला कौन सा होता है, श्लेष्मा या इसी को क्या कहते हैं, म्यूकस। दूसरा भित्तीय या अम्लजन। तीसरा क्या हो जाएगा, जाइमोजिन। ठीक है, यानी कि जो अमाशय में कोशिका होती है वह 3 प्रकार की कोशिका होती है जो एंजाइम स्रावित करती है, और अन्य कोशिका भी होती है लेकिन वह एंजाइम स्रावित नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले समझते हैं कि अमाशय, देखिए जो श्लेष्मा होती है म्यूकस, ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, भित्तीय अम्लजन, और एक हो गया जाइमोजिन। देखिए जो अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है वह क्या होती है, जो विषाणु आते हैं, ठीक ना, वह विषाणु नाशक होता है। तो जितने भी विषाणु या कीटाणु आते हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, अमाशय में मार देता है। और उसके बाद जो अमाशय में भोजन की पाचन होती है वह अम्लीय रूप में होती है। तो जो मुख से जो भोजन आया था, ठीक है, तो वह कैसा था, अम्लीय था कि क्षारीय। जो हमारे मुंह से जो लार निकलता है वह क्या होता है, क्षारीय होता है। तो उसको ना जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसको अम्लीय बनाता है, उसके बाद ही अमाशय में भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो श्लेष्मा या म्यूकस से कौन सा जो एंजाइम स्राव होता है, म्यूकस स्राव होता है। और भित्तीय यानी कि अम्लजन कोशिका से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निष्क्रिय पेप्सिन जो रहता है उसको पेप्सिन में बदलता है, और पेप्सिन से क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, देखिए अमाशय में भोजन की जो अवस्था होती है, अमाशय में जो भोजन का रूप होता है या अवस्था होता है वह किस रूप में होता है, तो कायम रूप में होता है। ठीक ना, यानी कि जो अमाशय में भोजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय के पाइरोलिक भाग होता है उससे कौन कौन से एंजाइम स्राव होता है। जो अमाशय का जो पाइरोलिक भाग होता है, ठीक है, उससे कौन कौन से जो एंजाइम स्रावित होता है उसको बताना है। तो देखिए जो अमाशय के पाइरोलिक जो भाग होता है, यह कौन सा भाग होता है, सबसे निचला भाग होता है। तो इससे कौन सी एंजाइम निकलती है, रेनिन। रेनिन दूध की पाचन में सहायक होती है, दूध को यह किस में बदल देता है, दही में। इसके बाद दूसरा निकलता है क्या, उनसा पेप्सिन निकलता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में होने वाली घाव को क्या कहते हैं। जो अमाशय में घाव, देखिए जब अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्राव अधिक होने लगती है तो जो म्यूकस जो होती है, म्यूकस कोशिका होती है, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय के दीवार को क्या करता है, सुरक्षित करता है। जब अम्ल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका जब स्राव अधिक होने लगता है तो जो म्यूकस होता है इसका स्राव घट जाता है, जिसके कारण अमाशय में एक घाव तरह के घाव हो जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्सर कहते हैं। जो अमाशय में होने वाली घाव होती है उसको क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्सर नामक बीमारी किसके अधिक स्राव से होता है। तो अभी बताए हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके अधिक स्राव से कौन सा रोग होता है, अल्सर। तो वही क्वेश्चन है कि अल्सर नामक बीमारी किसके अधिक स्राव से होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में स्रावित होने वाली रस को क्या कहते हैं। जो छोटी आंत होती है उसमें से भी रस स्रावित होती है, तो जो रस स्रावित होती है उसको क्या कहते हैं, कौन कौन सी रस स्रावित होती है। देखिए तो इसमें जो स्रावित होती है रस उसको कहते हैं सक्कस या एंटेरिकस या आंत्र रस कहते हैं, सक्कस, एंटेरिकस या आंत्र रस। ठीक ना, 2 प्रकार की रस स्रावित होती, नहीं सॉरी, एक ही प्रकार की रस स्रावित होती है, आंत्र रस, या इसी को सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन किस रूप में रहता है। देखिए जैसे अमाशय में भोजन किस अवस्था में या किस रूप में रहा था, कायम में, उसी प्रकार से छोटी आंत में भोजन किस रूप में रहता है, तो छोटी आंत में भोजन चाइल्ड के रूप में रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। जो आहार नाल होता है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होती है। यह लगभग 4 से 5 फीट की होती है। ठीक है, 4 से 5 मीटर की होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। तो मनुष्य में जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वह यकृत या लीवर होता है। ठीक है,
इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो और आप लोग देखें तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।